अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत ये कह रही है कि तमाम माशी इशारिये जो हैं वो मुस्बत हैं। आपकी बात माने लेते हैं, यकीनन मुस्बत होंगे। बरामदात भी बढ़ रही हैं, रुपए की कदर में भी इस्तेकाम है। जहाँ तक माशी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, जो आप कह रहे हैं ग्रोथ के हवाले से, उसको भी माने लेते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है वो आवाम को क्या हो रहा है, आवाम के कंसर्न की क्या चीज़ें हैं। वो बिजली है, वो गैस है, वो पेट्रोल प्राइसेस हैं, वो महंगाई है, और ज़ाहिर है कि चक्की के ये ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर वो पिसे चले जा रहे हैं, और ज़ाहिर है इसके साथ साथ बेरोज़गारी का अजदहा जो है वो भी फन फैलाए बैठा हुआ है। ये सारी सूरत हाल जो है ये उस मामले को जो आप कह रहे हैं गिना देती है। और यही वजह है कि जब ये बात की जाती है कि माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो रही है, हालात दिगर गूं हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिसके नतीजे के अंदर बुनियाद जो है वो दोबारा इस्तवार हो सके उस ग्रोथ की तरफ जाने की, जिसके नतीजे में 22 करोड़ का अवाम जो है उसको सांस लेने की मोहलत जो है वो मिल सके। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, और यही वजह है कि अपोजिशन ये बात कहती है कि हुकूमत नहीं चल रही है, और बुनियादी तौर के ऊपर ये गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का मामला है। क्योंकि जब आप गंदम को बरामद करते हैं और फिर दरामद भी कर लेते हैं, आप चीनी को जो है वो बरामद करते हैं और फिर दरामद करना शुरू कर देते हैं, और फिर इन्हीं चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप कमीशन भी बैठा देते हैं, सब कुछ आपके सामने आ जाता है, लेकिन परनाला जो है वो वहीं का वहीं रहता है। ये सारी सूरत हाल जो है ये आवाम के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। सियासत हो रही है, होती रहेगी, लेकिन ये बुनियादी इश्यूज़ हैं। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं बिज़नेस काउंसिल के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत की ये बात मान लेते हैं एक उस मुस्बत पहलू से कि तमाम इशारिये मुस्बत हैं, लेकिन ये जो बिजली की कीमतें अब फिर बढ़ने जा रही हैं, ये जो गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस नहज पर अब जा चुकी हैं, और उसके मुकाबले में जो हमारी सूरत हाल है, चाहे वो आमदनी की हो चाहे वो रोज़गार की हो, ये सस्टेनेबल लगती है। और ये उस बयानिए से आपको लगता है कि मिलती है जो हुकूमत कह रही है? देखिए, बात ये है कि अगर ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा, ये अगर ये उसकी बात करेंगे कि इसमें हो रहा है उसमें नहीं हो रहा, आज हुकूमत ये कह रही है कि जो आपके जो सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। यानी उससे मुराद ये है कि जो है ना वो टमाटर के दाम कम हो गए हैं और आलू के दाम कम हो गए हैं, और ये सारी बातें जो है ना ये इस वक्त हो रही हैं। जो आज आप टीवी देखें उस पर यही बात हो रही है। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि अगर आप एसेंशियल्स को देखते हैं तो उसमें आटा और चीनी सारे फहरिस्त होते हैं, उनके क्या दाम कम हुए। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की, छोटे दुकानदारों की, एसएमईज की, जो छोटे कारखाने वाले हैं उनकी बात करता हूं कि देखें, बिजली जो है ना वो आपका एक बैरोमीटर है। आप बिजली के कंजप्शन को देख लें कि इंडस्ट्रियल कंजप्शन बढ़ गया या कम हो गया। आपको तो यहाँ रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। आपको इस वक्त फिक्र किस चीज की करनी चाहिए? देखिए, दो चीजों की फिक्र करनी चाहिए। एक ये कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, नंबर वन। नंबर टू जो है ना उसको चेक करना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही। और नंबर तीन, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये जरूर चेक करें कि इम्पोर्ट्स जो है वो इस मुल्क में बढ़ तो नहीं, और हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है। इन चीजों को देखने से आपको सारी चीजें आया होती हैं। और अगर आज की हम सूरत हाल देखें तो डेफिनेटली जी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक्सपोर्ट ये चौथा महीना है कि कंसेक्यूटिवली हम 2 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। रेमिटेंसेस भी बढ़े। डेफिनेटली जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल जीडीपी को जब देखते हैं तो हमारा जीडीपी
320 75 बिलियन पे चला गया। तो एक्चुअली अगर आपका ट्रेड अकाउंट जो है वो श्रिंक हुआ है। जब मैं ये बात करता हूं उसका मतलब ये होता है कि 45 अरब डॉलर की तिजारत इस मुल्क में नहीं हुई या कम हुई पिछले साल के मुकाबले। इसका मतलब ये होता है कि इतना कारोबार जब कम हुआ, इतने ही कारोबार के लोगों के पास कम है, और ये जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये देखें, इसमें आप ट्रांसपोर्ट वाले हैं, रोज के रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, उनका अपना जो उन्होंने माल उठाना है और जाना है, फिर इसके बाद जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी जो सेल और परचेज के ऊपर जो एक मार्जिन होते हैं, वो जो जिनके घरों में जाते हैं, वो सारी बातों के ऊपर बड़ा लंबा इफेक्ट आता है। हमको ट्रेड अकाउंट को किसी मैं इसमें जुबैर मोती वाला साहब मैं आता हूं, क्योंकि ये ज़रा इसको ओपन भी कर लें। अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब आप ये फरमाइएगा कि क्या मुस्बत इशारिये हो जाने से जो बात कर रहे हैं जुबैर मोती वाला साहब भी, ओवरऑल पिक्चर को जब आप देखते हैं, वो तो असल मसला तो अवाम का है ना फ़ारूक सलीम साहब। अवाम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो उनके बजट का बुनियादी हिस्से हैं, वो तो उनको सांस नहीं लेने दे रहे। नदीम साहब, जो बहुत ही बुनियादी रिश्ता है माशी पॉलिसी और सियासत का, उसको हम नहीं भूल सकते। बहुत ही गहरा गठ जोड़ है इन चीज़ों का। इस वक्त ऑपोजिशन ले लीजिए, इस वक्त हुकूमत ले लीजिए, उनका टोटल फोकस जो है वो सियासियात है। इस वक्त ना हुकूमत सोच रही है जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, और ना ऑपोजिशन जिसकी जिम्मेदारी है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ना वो इज होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जिन इशारियों की आप बात कर रहे हैं उसका मतलब, उनका मकसद ये है कि अवाम जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो मजमूई बोझ है उसको कम करना है। क्या वो कम हो रहा है या वो ज्यादा हो रहा है? दिस इज ऑल दैट मैटर्स। ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बजटरी डेफिसिट, ये फिस्कल बफर्स और ये फिस्कल डेफिसिट, ये मईशतदान आपस में चार बैठ जाएं और बहस कर लें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तानी अवाम के मुफादात क्या हैं वो मैं ये समझता हूँ कि वो तीन हैं। वो आटे की कीमत, वो चीनी की कीमत और वो बिजली का बिल। बाकी सारे इशारे जो हैं इनका इवेंचुअल गोल यही होता है कि जो अवाम है उसके ऊपर मजबूरी बोझ जो है उसको कम करना है। तो यहाँ पे तो बोझ आप समझिए कि दो साल पहले, तकरीबन 2.5 साल पहले 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके जो गंदम खरीदते थे वो तकरीबन 800 अरब रुपए की आ जाती थी। अब हमने जो गंदम खरीदी है वो 1800 अरब की है। गंदम उतनी ही खरीदी है, पहले 800 की अब 1800 की। तो आप सोचिए कि जो इजाफी बोझ है वो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा आपकी और मेरी जेब पे। आज से 2.5 साल पहले जो हम बिजली खरीदते थे वो तकरीबन 1000 अरब की पड़ती थी हम सबको मिला के, आज वो तकरीबन 2000 अरब से ऊपर निकल गई है। पहले 11 रुपए का यूनिट होता था, 25-26 रुपए का यूनिट। मेरे घर का मैं आपको बता रहा हूँ, जो 11 रुपए था वो 26 रुपए पे पहुंच गया है। हम मजबूरी तौर पे चीनी खरीदा करते थे, 300 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से निकलता था और हम अपनी पूरी चीनी की रिक्वायरमेंट जो है वो खरीद लेते थे। ये बात है 2018 की। आज हमें वही चीनी, उतनी क्वांटिटी चीनी खरीदने के लिए 500 अरब चाहिए। तो हर लिहाज से पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ बड़ा है, बोझ कम नहीं हुआ है। मैं फ़ारूक सलीम साहब आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें अब ये फरमाइएगा ज़ुबैर मोती वाला साहब, आप सनतकार हैं, सहूलतें सनतकारों को ज़ाहिर हुकूमत ने दी हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि आपकी फैक्ट्रियों में भी तो लोग काम करते हैं ना, कितनी उनकी इन 2.5 सालों में तनख्वाह बढ़ी है। अगर आप ये देखें कि उसने मोटरसाइकिल पे आना भी है, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ खड़ी हैं, बिजली की कीमतें कहाँ खड़ी हैं, आप फिर 2 रुपये फ़ी यूनिट आप बिजली बढ़ाने की जो है वो बात कर रहे हैं। और जाहिर है कि IMF ने आपका शिकंजा कसा हुआ है कि आपने बढ़ानी है, आपके पास कोई चाराकार नहीं है, आप जिस मर्ज़ी पे डाल दें ये भला कि इस वजह से हमने ये बढ़ानी है आपको। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो अवाम का बोझ है,
ये तो जाहिर है आप पे भी आएगा, आप पे आएगा, आप तो ट्रांसफर कर देंगे अवाम पे। देखिए बात यह है नदीम साहब कि ये जो तनख्वाहों की जो बात करते हैं, ये सारा सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज्म है। अभी जो फरूख सलीम साहब ने कहा ना, वो बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि ये जब मैं तो उस वक्त से काम करता हूं जब जो है ना ये आपका मिनिमम वेज जो है वो 750 रुपए होता था, आज जो है वो 17,000 रुपए है। तो देखिए बतदरीज उसके अंदर इजाफा हुआ। मैं मिनिमम वेज की बात करता हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल के अंदर कोई शख्स जो है ना वो 25-30 हजार रुपए से कम नहीं ड्रॉ करता, और वो जो है ना उसके अंदर मिलता है। आज ये पोजीशन है जो एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमको आदमी मिलना मुश्किल हो रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, लोकल इंडस्ट्री जो है ना, इंपोर्ट सब्सिडी इंडस्ट्री, उसके मसाइल हैं, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह काम है। तो ये कहना कि देखिए अब ये जो काम कहां से आया, दुनिया में जो 2.5 महीने जो आपका कोविड की वजह से जो दुनिया बंद रही, उसके एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक इन्वेंट्री वैक्यूम। फिर लोगों के पास वो पैसे भी जमा हुए क्योंकि वेस्ट की हुकूमतों ने उनको पैसे भी दिए, और वो भी जमा हुआ। वो स्पेंडिंग इकोनॉमीज हैं, उनको सारा माल चाहिए, वहां शेल्फ खाली हो गए, और जो है ना हमारे पास भरपूर ऑर्डर है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप गवर्नमेंट को देखें, इन बातों का फायदा क्या होगा कि लोगो मेड इन पाकिस्तान एक एक्सेप्टेबल कमोडिटी हो जाएगी दुनिया में। गुजारिश ये है कि आपने 25,000 की बात की है कि नहीं कमा रहा। एक तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा है, दूसरा ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि 25,000 कमाने वाला इस महंगाई का सामना कर सकता है? देखें ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो महंगाई है, अब देखें इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड, आपको दोनों तरफ से उसको देखना पड़ेगा। बात आपने काम ये करना होगा कि जो तनख्वाहों में अगर 25,000 में उसका अगर पूरा नहीं होता, और अगर हम या मिनिमम वेज बढ़ाते हैं या महंगाई कम करते हैं, दोनों बातें हुकूमत के पास हैं, तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। जो अननेसेसरी महंगाई बढ़ी है, अगर उसके घर का खर्चा नहीं पूरा होता, तो हम अगर महंगाई को कंट्रोल में कर दें, इसको काबू में कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये पैसे उसके पास पूरे हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखें, जब आपकी इंडस्ट्री चलती है, जब प्रॉफिट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो हमारे तमाम लोगों को, हायरार्की ऑफ द कंपनी, और जो लो ग्रेड के लोग हैं उन सबको पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना पहुंचे। लेकिन इस वक्त हमारी जरूरत किस बात की है? मैं तो आपसे ये कहता हूं कि 17,000 है, इसको कुछ और बढ़ा के कर दें। लेकिन सवाल ये है कि मुझे आप अनकॉम्पिटिटिव न करें मेरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर मैं अनकॉम्पिटिटिव हो गया, तो आपकी जो एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है, पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ की स्टेज पे है। अगर टेक ऑफ की स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर स्पैनर डाल दिया, तो ये देखिए इन्होंने क्या किया। उन्होंने अचानक एक दिन अनाउंसमेंट कर दी ताबिश गौर साहब ने कि जी वो जो है ना वो फरवरी से गैस बंद हो जाएगी, जनरल इंडस्ट्री की मार्च की 1 तारीख से बंद हो जाएगी गैस, जीरो रेटेड इंडस्ट्री की। क्या ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए? ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया में गई और हमको बड़ी मुश्किलात का सामना हो गया। हमने उनके साथ मीटिंग करके उसको बहरहाल उसको उन्होंने वो विड्रॉ कर ली। लेकिन एक दफा जब अनाउंसमेंट आती है, उसका कितना बुरा असर आता है आपके, हमारी क्लाइंटेल के ऊपर, हमारे कस्टमर्स के ऊपर। ये कौन देखेगा, ये कब देखेगा और कैसे देखेगा? मैं आता हूं जुबैर मोतीवाला साहब। अब इसमें फरूख सलीम साहब ये फरमाइएगा, महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। वज़ीर आज़म साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इजलास करते हैं महंगाई के ऊपर, और वो चाहते हैं कि महंगाई जो है वो कम हो। लेकिन महंगाई को कम करने का क्या आपको दिखाई देता है कोई हुकूमत तरीका कार अडॉप्ट कर रही है? क्योंकि जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो तो तेल छिड़कने के मुतरादिफ हैं। नदीम साहब आप देखिए कि महंगाई के पीछे क्या है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान का, वो इंतहाई कंपैरेटिव सेक्टर है। अब सेक्टर उसको, जी नदीम साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। मैं ये समझता हूँ नदीम साहब कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंतहाई कंपैरेटिव सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी खामियां हैं। अगर पब्लिक सेक्टर जो इनपुट कॉस्ट है वो बाकी जो खित्ते में जो कॉस्ट आ रही है, अगर बिजली की कीमत, अगर गैस की कीमत, अगर टैक्सेस का बोझ वही डाला जाए पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, जो नेपाल में है, जो वियतनाम में है, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो दुनिया के किसी भी प्राइवेट सेक्टर से खड़ा होकर कम्पीट कर सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में कतई नहीं है। आपने कहा कि शायद IMF जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम बिजली के टैरिफ बढ़ा दें। ऐसा नहीं है।
IMF ये कहता है कि आप अपनी जो खसारा कर रहे हैं बिजली के सेक्टर के अंदर, जो सर्कुलर डेट आ रहा है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की और जिस कीमत पे आप उसको बेच रहे हैं, वो बराबर होनी चाहिए। तो उसको एतराज नहीं है। हम अगर चोरी रोक लें तो फिर हमें कीमतें नहीं बढ़ानी। फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि फारूक सलीम साहब इसमें ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि IMF जो है वो आपसे ये तकाजा नहीं करता है, जो IMF की शराइत हैं उसमें ये बुनियादी शर्तों में से एक शर्त होती है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ानी हैं और आपने उसको उस सतह के ऊपर लाना है कि जहाँ पे आप उसको मुसाबकत के बैकग्राउंड में जो है वो देख सकें और खसारा पूरा करना अपनी जगह पे है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया में लोग सब्सिडीज़ देते हैं, अब तो हमने सब्सिडीज़ भी ख़त्म कर दी हैं। नदीम साहब ऐसी बात नहीं है, बिजली के शोबे में एटलीस्ट ऐसी बात नहीं है। बिजली के शोबे में IMF ये कहता है कि आप जिस कीमत पे एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वसूली करें जब आप वो बेचने जाते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट आ रही है 25 रुपए तो फिर आपको 25 रुपए वसूल करने। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉस्ट 25 रुपए जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत हाई है। उसमें 20 से 25% जो चोरी हो जाती है वो कॉस्ट में आ जाती है। जो 10% हम वसूलियां नहीं कर पाते वो इस कॉस्ट में आ जाती है, जिसको रिकवरी कहते हैं। और फिर जो महंगी बिजली के हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं उसको मिलने के लिए हमें महंगी बिजली बेचनी पड़ती है। तो IMF की कतई ये शर्त नहीं है कि आप अपना बिजली का टैरिफ बढ़ा दें। वो ये कहते हैं कि आप अपनी कॉस्ट जो बिजली की आ रही है वो पूरी वसूल करें ताकि सर्कुलर डेट जो है वो सामने ना आए। अब क्योंकि हमारी हुकूमत बिजली जो चोरी हो रही है उसमें कमी लाने में कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो वसूलियां हैं वो 90% से ऊपर नहीं जा पाती, हुकूमत की कमजोरी है, और क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने महंगे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। इन 3 वजूहात की वजह से हमारे पास कोई और चॉइस नहीं बचती सिवाय इसके कि हम टैरिफ बढ़ा दें। मैं फारूक सलीम साहब आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि आप जाहिर है आप देख रहे हैं अपनी जो बरामद कुनंदगान वाली सनत है उसको, लेकिन ये भी तो सोचें कि एक बड़ी तादाद वाबस्ता है छोटे कारोबार से, बड़ी तादाद वाबस्ता है छोटी सनतों से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो थोड़ी बहुत बच गई हैं उनसे। अब ये जो मामला है कि आप महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप काबू पाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते हैं, जो आपको ऑन द फेस वैल्यू दिखाई देता है, आपको आवाम के लिए कुछ होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको करेक्ट करूं थोड़ा सा कि SMEs का मैं सबसे बड़ा हामी हूं। देखिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में SMEs जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी मईशत का। जब तक आपके पास SMEs का जाल नहीं है आप तरक्की नहीं कर सकते। जापान ने, आपको पता है, कंसोल जो आपके जो वर्टिकल यूनिट्स होते हैं उसको वो डिस्करेज करते हैं। अगर एक प्रोसेस के 4 हिस्से हैं तो वो 4 मुख्तलिफ इंडस्ट्रियां लगाते हैं ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगें और एक दूसरे के साथ वो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही मॉडर्न जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का और प्रोडक्टिविटी का तरीका है। हमारे यहाँ भी जो है ना हम ये वेंडर्स के ऊपर करते हैं, उन्हीं एक जगह पे करके एक्सपोर्ट करें, उनके बगैर हम भी कुछ नहीं है। तो अगर हुकूमत को तो मैं पुरजोर अपील करता हूं, हर दफा करता हूं कि देखिए हमारे SMEs के साथ क्या सुलूक है। आज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का रेट देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है उनका 4 रुपए ज्यादा है हमारे से। तो आप ये क्यों B3 का जो आपका टैरिफ है और B1 और B2 का टैरिफ है वो ज्यादा क्यों है? उसका जवाब ये देते हैं कि ओवरहेड लाइंस हैं, फलाना। ओवरहेड लाइन से और बहुत से मसाइल होते हैं।
जैसे उनकी जो है ना डिस्कनेक्शंस होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो एसएमई जो है ना उनको सपोर्ट करने के लिए शायद गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि B1 B2 जो है, जिसकी अभी वजीर आजम ने 3 महीने के बिल भी माफ किए 70 किलोवाट जैसे नीचे वालों के, जो खुशाइन कदम था, बहुत अच्छा। लेकिन आज एसएमईज को जरूरत इस बात की है, अगर वो मुझसे महंगा उसके पास बिजली आएगी, क्यों आई, कोई इसका कोई सवाल कोई हुकूमत से करे कि भाई ये B1 B2 जो टैरिफ है वो क्यों महंगा है। इसी तरह इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए जब आपका छोटा प्रोडक्शन होगा तो ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी होता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी इसमें काम करते हैं, बहुत किफायतशारी से वो काम करते हैं, जब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन उनको सपोर्ट करने से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं जुबैर साहब आता हूं, इसमें फरूख सलीम साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर 22 करोड़ का मुल्क है, आप 1% ग्रोथ रेट के साथ क्या मसाइल पे काबू पा सकते हैं, क्या आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, क्या आप अपनी हॉरिजेंटल एक्सपेंशन कर सकते हैं कि जिसके अंदर वो भी सांस ले सकें? नदीम साहब, बहुत ही सिंपल मामला है। हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की माशी पॉलिसीज होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि टैक्स कितना लगाना है और खर्चा क्या कितना करना है, और दूसरी तरफ है जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो स्टेट बैंक बनाता है कि शरह सूद कितनी होनी है और मनी सप्लाई कितनी करनी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका है, या पाकिस्तान की मईशत जहाँ तक पहुँच चुकी है, ना फिस्कल पॉलिसी काम करेगी और ना मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी जब तक के डीप किस्म की इस्लाहात ना लाई जाए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हम 1800 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर देते हैं। हम पावर सेक्टर के अंदर तकरीबन 1000 से 1100 अरब का सालाना नुकसान कर देते हैं। इस मुल्क में तकरीबन $2.5 अरब की सालाना गैस चोरी हो जाती है। जब तक इन सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, जब तक पब्लिक सेक्टर के खसारे जो हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक बिजली के सेक्टर के खसारे को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक गैस के सेक्टर के खसारे को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो हमारी ग्रोथ ये 1-1.5-2% ही रहेगी। क्योंकि जो पॉलिसी टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के या मॉनेटरी पॉलिसी के, वो अब नहीं काम आएंगे जब तक आप इन सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे। इतने बड़े बड़े नुकसानात पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, एंटरप्राइजेस के अंदर, यानी कि जितना आप पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसके तकरीबन 40-50% तो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हम नुकसान कर देते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा हम बिजली के अंदर सेक्टर के अंदर नुकसान कर देते हैं। तो इस वक्त यही ग्रोथ रहेगी जब तक कोई ऐसी हुकूमत ना आए जिसकी सियासी नीयत भी हो और जिसमें काबिलियत भी हो इस्लाहात लाने की। तो मैं फरूख सलीम साहब आता हूं। अब जुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाएगा कि इस्लाहात ये सारे लोग जानते हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये गुज़श्ता 15-20 सालों से बड़ी ये डिस्कस होती हुई आ रही हैं। आप लोग मिलते रहते हैं हुकूमत के कर्ता धर्ताओं से, आपको क्या दिखाई देता है कि वजह क्या है? सलाहियत नहीं है, कोई डर है कि कोई ऐसा कदम उठाने से गुरेज़ा हैं कि एक इस्लाहाती पहलू जो है वो इस तरह का हो सके कि कम से कम पहिया तो चले? देखिए, बात क्या है, बात यह है कि ये डर भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, और जो है ना लैक ऑफ डिसीजन पावर भी है। ये तीनों चीजें मुझे नजर आती हैं जब हम एनर्जी की बात करते हैं, डिसीजन टेकिंग की बात करते हैं। देखिए, ये तीनों चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, ये कभी भी कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, जो अभी फरूख सलीम साहब ने बताया, $2.5 बिलियन की गैस चोरी हो जाती है या पिलफरेज हो जाती है, लाइन लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि SSGC में 16% है। क्या हम तरक्की कर सकते हैं? और आप जिन मिलों को बंद करने की बात करते हैं, जिनको बंद कर रहे हैं, वो टोटल गैस का 20% मांग रहे हैं और 16% आप हवा में उड़ा देते हैं। 20% वालों को कहते हैं कि तुम बंद कर दो। अब मैं इसमें सारी कहानी आपके पास आ गई कि ये क्या हो रहा है। 20% इस्तेमाल करके मुल्क का 53-54% एक्सपोर्ट कराची से होता है, उसको कहते हैं कि इंडस्ट्री आप बंद कर दें, और जो लाइन लॉसेस और पिलफरेजेस कर रहे हैं वो 16% है। फैसला आपके पास है, अवाम के पास है, इसको फैसला कर लें कि हम कितने सीरियस है अपने मामलात में, कितने हम डिसीजन ले रहे हैं,
कितनी हम इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं, इन 2 फिगर्स के साथ आपको सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।